Hello students, today we are going to study about the methods to find the solution of a simultaneous pair of linear equation or solving the linear equation, pair of linear equation. ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। अब उन सॉल्यूशंस को अगर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उन सॉल्यूशंस को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th। ओके, तो here methods to find solution of system of linear equations। ठीक, तो ऐसे तो सेवरल मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन मेथड्स जो हैं इसमें सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, मतलब कि ग्राफ के थ्रू जो है उन सॉल्यूशंस को फाइंड करना या सॉल्यूशन के नेचर को फाइंड आउट करना। जैसे हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के कंडीशंस में हमने देखे थे कि तीनों जो कंडीशंस है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, तो उनमें ग्राफ का नेचर कैसा होता है, ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है। तो ग्राफिकल वे से भी हम ये पता कर सकते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशंस कैसा होगा। ठीक है, और अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस को फॉलो करता है तो उस एग्जैक्ट वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके लिए वह दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं। दूसरा इसमें आता है एलिमिनेशन मेथड। ऐसे एलिमिनेशन मेथड में देखें तो दो कंडीशंस आते हैं, एक इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x और y, और दूसरा सब्स्टिट्यूटिंग x और y। ठीक है, मतलब कि एलिमिनेशन, ऐसे दोनों ही एलिमिनेशन है, दोनों का काम ही होता है एलिमिनेट करना। ठीक है, जैसे 9th क्लास में आप वन वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि 2 वेरिएबल्स के हैं, अगर हम उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें तो आसानी से उस एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला जा सकता है, और जैसे ही एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा उसके हेल्प से हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसको 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x और y, x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं दोनों इक्वेशन में, तो वहाँ पर उसको हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि एक इक्वेशन से x या y को इवेलुएट कर ले दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और उसको अदर इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें प्लेस कर दें, तो उससे भी हमारा एक वेरिएबल वहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही एक वेरिएबल वहाँ से हटता है वह तुरंत हमारा क्या होगा, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, और फिर उससे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपैरिजन मेथड, मतलब कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कब करते हैं, जब हमारे पास लाइक टर्म्स हो, लाइक
ऑब्जेक्ट्स हों, लाइक वेरिएबल्स हों, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल को लेकर के कंपेयर किया जा सकता है। और उसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये मैथमेटिक्स का ही एक पोर्शन होता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसके हेल्प से इसको एक फॉर्मूला, एक मेथड, एक वे के रूप में जो है कन्वर्ट किया गया, जिसको हम 10th क्लास में इसका यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे इस पर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो है वह 11th क्लासेज में हम लोग को स्पेशली पढ़ना है। लेकिन उसका एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी मेथडोलॉजी से जो है इसको एक वे के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो देखें तो हमारे पास 4 मेथड है, या कई सारे बुक्स हैं, कई सारे राइटर्स हैं, उसमें इन दोनों को 2 सेपरेट मेथड्स के रूप में काउंट करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास 5 मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है, 5 मेथड हैं जिसके थ्रू हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर वह सॉल्वेबल है तो। ठीक है, अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के केसेस में ये मेथड्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में बहुत सारे वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कई सारे वे हो सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं। ठीक है, नो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है ही नहीं, तो उसको हम फाइंड करेंगे क्या। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन जो हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उसको फाइंड करने के हमारे पास तरीके हैं, हमारे पास उपाय हैं। और ये सारे मेथड्स उस हर क्वेश्चन पर अप्लीकेबल है जो कि हमारा यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इस मेथड को देखेंगे कि किस मेथड का यूज हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले बारी आती है ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, ग्राफ के थ्रू जो है हम कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर पर ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। ऐसे प्लेन कॉपीज पर ड्रॉ करने पर वैल्यूज जो है थोड़े बहुत तो उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पर हम एग्जैक्ट वैल्यू को ईजिली जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि आपके पास गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है, 3x + 2y - 11 = 0 and 2x - 3y + 10 = 0। दो इक्वेशन हो गए, 3x + 2y - 11 = 0 एंड 2x - 3y + 10 = 0। सबसे पहले जैसे कि 9th क्लास में भी आपको सिंगल एक इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में है उसका ग्राफ ड्रॉ करना आपने पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले करेंगे क्या कि इक्वेशंस को y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करके और उससे रैंडम सॉल्यूशन सेट जो है तैयार करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3, 2 या 3 सॉल्यूशन सेट्स जो है पहले दोनों इक्वेशंस के लिए हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये 2 इक्वेशन है, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड दिस वन बी इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x + 2y - 11 = 0। तो यहाँ से y को इवेल्युएट करेंगे। तो चूँकि y प्लस में है तो उसको यहीं रहने देंगे और बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे। अगर इनकेस किसी क्वेश्चन में y अगर निगेटिव है तो उसी को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे ताकि वो प्लस में आ जाए। अब ये -11 है, ये हो गया +11, + 3x है -3x और 2 मल्टीप्लाई में है तो यह एक स्टेप बढ़ा लीजिए। तो y =
11 माइनस 3x बाई 2। अब इसका एक सॉल्यूशन सेट तैयार किया। इसमें y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x को हम रैंडमली हम अपने वे में जो है वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, हम जो चाहे उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करना है कि x का वैल्यू जितना सिंपलर वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ज़ीरो हो या डिसिमल के एक डिजिट तक के वैल्यू हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो, ठीक है। वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जितना छोटा होगा ग्राफ पर ड्रॉ करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। अगर इनकेस कहीं अगर ज़रूरत है ही जिसमें हमें बड़े वैल्यूज लेने पड़ रहे हैं, तो फिर ग्राफ को ड्रॉ करते समय वहाँ पर हमें स्केलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू यहाँ पर एक्स का लेंगे कि ऊपर का कैलकुलेशन करने के बाद डिनोमिनेटर से वो आसानी से डिवाइड हो जाए, डिनोमिनेटर से आसानी से कट जाए। अगर वो कट करके एज ए इंटीजर के रूप में आ जाए तो बेटर है, अदरवाइज डिजिमल के एक डिजिट तक वाले वैल्यूज के रूप में भी अगर आता है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो 11 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2, तो ये हो गया क्या, 3 1 जा 3, 8 बाई 2 दैट इज 4। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 11 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 2 बाई 2 1। हम दो वैल्यू पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर दो वैल्यू पर छोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकता है कि अगर ग्राफ में प्लॉट करते समय वो वैल्यूज सही ढंग से प्लॉट नहीं हुआ या यहाँ पर निकालते समय वैल्यू अगर कहीं गलत हो गया तो ग्राफ प्लॉट करते समय पता नहीं चलेगा। 3 वैल्यूज लेने पर, 3 सॉल्यूशन सेट लेने पर ये एक फ़ायदा होता है, एक बेनिफिट होता है कि ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों पॉइंट्स अगर एग्जैक्टली सही हैं, यहाँ सही कैलकुलेशन हुआ हो और वहाँ पर सही प्लॉटिंग हुआ हो, तो वह एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जब भी होते हैं स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो वह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ही आएगा। अदरवाइज मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहाँ गलत हो, ग्राफ में प्लॉट करने पर गलत हो, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पर देखिए हमारा गलती हो रहा है, हम चेक कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स पर वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो उस कंडीशन में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 लेते हैं तो 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, तो 3 5 जा 15, 11 माइनस 15 माइनस 4 बाई 2, तो ये हो गया -2। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पर y माइनस में है, हम इसी को साइड ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी सारे टर्म्स को हम वन साइड में कैरी कर लेंगे। तो बाकी 2 टर्म्स हमारा ऑलरेडी लेफ्ट में है, ये माइनस है, इसी को राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा और बच जाएगा क्या, 2x प्लस 10 और y इक्वल टू 2x प्लस 10 बाई 3। इसका भी सॉल्यूशन सेट बना दें। ठीक है, अब इसमें भी वैसे ही x और y के x के वैल्यूज को पुटअप करके और उससे y को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर वैल्यू ऐसे ले कि ऊपर का कैलकुलेशन करने पर नीचे से आसानी से कर जाए, मतलब 3 का मल्टीपल्स के टर्म में वह नंबर आए। तो जैसे 1 अगर हम लेते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 10 बाई 3, तो ये 12 बाई 3, ये आपका 4 हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ -2 ले लें तो 2 इंटू -2 प्लस 10 बाई 3, तो 2 2 जा 4, -4 हो गया और प्लस 10, तो ये 6 बाई 3, यहाँ ये +2 हो जाएगा। उसी तरह से
कोई एक अनदर वैल्यू, मान लीजिए कि -5 ले लें, तो 2 इंटू -5 प्लस 10/3, तो 5 टू जा 10 -10 और प्लस 10 0/3, तो ये 0। इस तरह से सबसे पहला काम, ऑलरेडी आप 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका 2 रैंडम सॉल्यूशन सेट्स दोनों इक्वेशंस के लिए फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ वैल्यू मैच कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो, ऐसे सारे के सारे वैल्यू मैच कर जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के लिए जो इन वैल्यूज़ को हमने सिलेक्ट किया वो वैल्यू सही होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे क्या कि ग्राफ पेपर पर 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, जो आप 9th क्लास में भी ड्रॉ किए हैं, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस वहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में ऑलरेडी ब्लॉकिंग्स किया हुआ रहता है, वहाँ पर आपको अलग से ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लेन पेपर है तो यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करना होगा, स्केलिंग करना होगा। ये हॉरिजॉन्टल आपका x डैश ओ x और ये y ओ y डैश, ठीक। अब इसमें इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 प्लॉट करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसमें पहला वैल्यू क्या है 1 4, ठीक है। तो यहाँ x एक्सिस का 1 और y एक्सिस पर 4, ये हो गया 1 4, ठीक है। फिर 3 1, x एक्सिस का 3, y एक्सिस का 1, 3 1। इस तरह से 5 -2, x का 5 और y का -2। अब इसको जब हम स्केल डालेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर नहीं वैल्यू जा रहा, ठीक है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसी तरीके से दूसरे का, तो 1 4 है 1 4, -2 2 है -2 और प्लस -2 2 और -5 0, ये हो गया -5 0। अब इसको भी ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ चूँकि हमने स्केल का यूज़ नहीं किया और सरफेस भी बिल्कुल फ्लैट नहीं है, इसलिए थोड़े से लाइंस में कर्वेचर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ कीजिएगा, स्केल का यूज कीजिएगा, तो वो बिल्कुल 2 स्ट्रेट लाइंस के रूप में आएंगे, ठीक है। अब यही जो ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हुआ, ये जो ग्राफ आया, उस ग्राफ के थ्रू जो है हम बता सकते हैं कि वह इक्वेशंस जो दिए हुए हैं दोनों, वह कैसे हैं। जैसे आपको उसमें बताया गया था कि अगर ग्राफ जो पेयर ऑफ लाइंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जैसे कि हमारा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जिसमें x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती, ठीक है, या ऐसे हो जाता,
तो उस कंडीशन में हम कह सकते थे कि ये दोनों इक्वेशंस जो पैरेलल हैं उनमें कोई पॉइंट्स ऐसे कॉमन नहीं है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता हो, तो वो हमारा नो सॉल्यूशन का केस होता। अगर दोनों लाइन ड्रॉ करने पर एक ही लाइन पर अगर ओवरलैप करता, प्लॉट होता, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर कह सकते थे कि उसके हर पॉइंट्स कॉमन है, हर पॉइंट्स पे दोनों में मैच कर रहा है, मतलब कि वहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के रूप में है, तो ये हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस के रूप में है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में अगर इसको सोल्व करना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये 1 और 4 है, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू x और y का है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर वो वैल्यू आपको मैच किया भी हो, या हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू मैच नहीं कर रहा, वहाँ एक नया वैल्यू ही आ जाए। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वैल्यू जो ले रहे हैं वो हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के केस को फॉलो कर रहा है तो वह डेफिनेटली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो है ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं अगर उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन के केस को फॉलो कर रहा है तो। अदरवाइज अगर पैरेलल लाइंस आते हैं, दैट मीन्स वी कैन सी द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड इफ बोथ लाइंस कोइंसाइड टू ईच अदर, दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों ग्राफ के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए एक ही लाइन आ रहा है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से हम बता सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हैं, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का केस बनता है तो उसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़े हैं, ग्राफ ड्रॉ करना भी पढ़े, लेकिन बस यहाँ पर है हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन, तो दो इक्वेशन को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना। कभी कभी ऐसे कंडीशन आते हैं 3 इक्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी में अगर आया था कि y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -4 हुआ, तो y के -4 से भी एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे, तो सॉल्यूशन हमारा 2 पेयर्स के लिए होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन वे में अगर 3 ग्राफ देता है तो 3 को भी हम एक ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हमारे अलग हो, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन 3 ग्राफ अगर देता है, 3 इक्वेशन देता है, तो 3 इक्वेशन को भी हम सेम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपका हो गया कि नॉर्मली अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ हो और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, तो अब इसमें है कि मान लीजिए कि ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन के लिए है। तो वैसे कंडीशन में हम या तो इक्वेशन को लिख दें, या फिर वहाँ पर जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 किया गया है तो इसको इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 के लिए है तो इक्वेशन 2 यहाँ मेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं, इन पॉइंट्स का हम नेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A B C कर दिए, यहाँ पर D और यहाँ E कर दिए, तो यह मतलब कि नेमिंग जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है तो फिर उसका नेमिंग करने की जरूरत नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेट्स पेयर जो है वो आपको लिखना होगा, कोऑर्डिनेट्स पेयर रहेंगे, ABCD पॉइंट्स की प्लॉटिंग का नेमिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना। अब इन ग्राफ से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे इसमें एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने का प्रोसेस आपका वही होगा, आंसर फिर हमारा फाइनली सॉल्यूशंस, जैसे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 हो गया, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स where these lines meet x axis और y एक्सिस। मतलब कि इन दोनों ग्राफ को एक तो सॉल्व करने के लिए कह सकता है सिर्फ कि सॉल्व द इक्वेशन दिस बाय ग्राफिकली या यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करके और सॉल्यूशन लिख देंगे। कभी कभी उसमें एडिशनल क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस मीट और कट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब कि ये दोनों लाइंस जो है, क्योंकि लाइन है तो ये एक्सटेंड होंगे ही, तो ये दोनों लाइंस जो है वह एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद वहाँ पर हम कर सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ, तो जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर कट किया, तो इसको मान लीजिए कि P कर दिए, यहाँ पर कट किया, इसको Q कर दिए। ठीक है, यहाँ पर करेंगे क्या, इक्वेशन 1 मीट्स एक्स एक्सिस एट P। अब इसका जो भी कोऑर्डिनेट हो वो कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए कि अगर बीच से पास करता है तो डिसमल में वैल्यू रखेंगे, अगर एग्जैक्ट 4 से पास करता है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3.8, 0 एंड इक्वेशन 2 एट Q -5, 0। इस तरह से हम उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। अगर y एक्सिस क्या था तो y एक्सिस को ये दोनों इक्वेशन इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को ए बी पी क्यू एक्स वाई जो भी है मान करके और उसके कोऑर्डिनेट्स हम वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तीसरा इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है, शेड द रीजन enclosed by these lines and x एक्सिस या फिर y एक्सिस। मतलब कि x एक्सिस और इन दोनों लाइंस, मतलब हमारे पास 3 लाइंस हो गए, 2 ये लाइंस जो दिए हुए हैं और एक x एक्सिस या फिर y एक्सिस जो आपको क्वेश्चन में मेंशन करे। तो वैसे कंडीशन में जो है, मतलब कि अगर x एक्सिस कहता है तो तीसरा लाइन x एक्सिस होगा, y एक्सिस कहता है तो y एक्सिस, उसके बीच जो रीजन इंक्लोज्ड हो रहा है, घेरा गया है, उस रीजन को शेडिंग करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ में हम उसको पेंसिल से उस रीजन को शेडर कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा इसी में क्या देगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल so formed by these lines and x-axis और y-axis। ठीक है, मतलब कि डेफिनेटली यहाँ पर 3 लाइंस हैं और उसमें से कोई भी लाइन आपका पैरेलल नहीं है, कॉन्सिडेंट लाइंस नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो डेफिनेटली 3 लाइंस है, तो वहाँ पर एक ट्रायंगुलर रीजन बनता है। अब उस ट्रायंगुलर रीजन में डेफिनेटली 3 वर्टिसेस होंगी, तो उन वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस या दोनों लाइन और वाई एक्सिस, जैसे कि यहाँ पर दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से
रिलेटेड ये ट्रायंगल बना, ठीक है, और वही वाई एक्सिस क्या था, तो वाई एक्सिस से ये ट्रायंगल हमारा बन रहा था। तो जिस एक्सिस से क्या आएगा वो दोनों लाइंस और उस एक्सिस को लेकर के जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का नेमिंग हम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये P हो गया, ये मान लीजिए यहाँ Q हो गया, और इस पॉइंट को R हमने नेमिंग दिया, ठीक है। इसी में एक और चीज जोड़ सकता है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो उसका कैसे लिखेंगे, तो हियर द रिक्वायर्ड ट्रायंगल बी पी क्यू आर whose vertices are P 3.80, Q -50 and R 14, ठीक है। उन तीनों पॉइंट्स का P Q R तीनों का वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, वही हमारा वर्टिसेस हो जाएगा। अगर y एक्सिस से कहता तो इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना होता। अब इसमें एरिया, तो मान लीजिए जैसे ये ट्रायंगल अगर हो गया तो ये हमारा बेस ले लेते हैं, तो यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल्सो बेस पी क्यू इज इक्वल टू, अब ये बेस पी क्यू जो है उसका लेंथ कितना है यह कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसमें करना क्या होगा कि होल ब्लॉक्स को 1 यूनिट और बाकी जो मिडिल पार्ट है उसको डेसिमल में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8.8 इसको करेंगे 8.8 यूनिट्स, ठीक है। और फिर एल्टीट्यूड आर एम, तो इसको भी देख लेंगे यहाँ पर कहाँ जा रहा है, तो ये जैसे 4 पर आ रहा है तो 4 यूनिट्स। अब इसमें हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, हाइट हो गया, तो बेस और हाइट का फॉर्मूला यूज करके हम उससे एरिया निकाल सकते हैं। शो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 इंटू 8.8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 को 2 से कर देंगे तो 17.6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एक ग्राफ से जो कई सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पहला हो गया कि फाइंड या सोल्व द गिवन इक्वेशन या सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकली, ठीक है। दूसरा उसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया जा सकता है, एक सोल्व करना तो रहेगा ही, दूसरा उसमें इंक्लूड किया जा सकता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस मीट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों लाइन एक्स और वाई जो एक्सिस दिया हुआ है उसको जहाँ पर कट कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स को दो नेम प्रोवाइड करके और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम वहाँ पर लिखेंगे। तीसरा उसमें इंक्लूड कर सकता है कि सेट द रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस और दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो एक्स या वाई जिस एक्सिस के साथ दिया हुआ हो वो एक्सिस एक लाइन और बाकी जो दोनों इक्वेशन है उसके दो लाइंस, इन तीनों लाइन के बीच जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है उस रीजन को जो है शेडिंग कर देना, ठीक है, पेंसिल से जो है उसको शेडेड कर देना। अगर उस ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछते हैं तो उस कंडीशन में वह तीनों पॉइंट्स मतलब कि जो एक्सिस दिया हुआ है उसको एज अ बेस लेंगे और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा वर्टेक्स होगा। तीनों वर्टिसेस को जो है नेमिंग करके और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम वहाँ पर प्लेस कर देंगे।
अगर एरिया निकालने के लिए कहता है तो एक्सिस जो होगा वो हमारा बेस हो जाएगा, और जो वर्टिकल पॉइंट्स है वहाँ से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, या यूँ कहें कि वो वर्टिकल पॉइंट वाई एक्सिस पर जहाँ मैच कर रहा है वो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड का यूज करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ग्राफिकल मेथड में कई सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब इसी में मान लीजिए कि अगर यहाँ तीसरा इक्वेशन भी दिया रहता y + 4 = 0 देन y = -4, तो फिर हो सकता था उसमें एक्सिस नहीं कर करके सीधे कहता कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म बाय दीज लाइंस, यानी उन तीनों लाइन से मिल करके बनने वाले एरिया। तो इस कंडीशन में जो लाइन x या y एक्सिस के पैरेलल होगा उसी को एज अ बेस के रूप में लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से अगर पास करता तो ये हमारा बेस हो जाता और ये पूरा हमारा एल्टीट्यूड होता। तो इसको हम काउंट कर लेते कि ये कितना है, और इस हाइट को काउंट करके 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते थे। कब? जब हमारा 3 इक्वेशन वहाँ पर दिया हुआ हो, तो तीनों में से जो इक्वेशन आपका एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, उसको एज अ बेस के रूप में हम लेंगे। ठीक है, ठीक है, आपका एक मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या सॉल्यूशन के नेचर्स जो हैं उनको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए एक मेथड, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनदर मेथड्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।